बहुत समय पहले की बात है। भारत के प्राचीन राज्य मगध में एक युवक चंद्रगुप्त जीवन के सबसे बड़े सवाल से घिरा हुआ था। दुख और कष्ट उसकी आंखों में छाए थे और मन में एक अनुत्तरित प्रश्न कौंध रहा था। गुरुदेव, ये संसार ऐसा क्यों है कि गरीब हमेशा गरीब ही रहता है और अमीर सहस्र गुना बढ़ता जाता है? क्या धन का वितरण अनियमित है या कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा? चंद्रगुप्त का यह सवाल आचार्य चाणक्य के लिए नई चर्चा का आरंभ था। चाणक्य ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर कुछ पल मौन में बिताए, फिर बोले, बेटा, यह प्रश्न तो उम्र भर मन में रहना चाहिए, क्योंकि यही प्रश्न आत्मा के विकास की सबसे बड़ी चिंगारी है। दुनिया में असली गरीबी धन की नहीं, बल्कि दृष्टि की होती है। जो मनुष्य अपने आसपास छिपे अवसरों को नहीं देख पाता, वह सदैव निर्धन बना रहता है। चाणक्य ने कहानी कहनी शुरू की। एक बार एक राजा अपने नगर का भ्रमण कर रहा था। उसने देखा एक भिखारी सड़क किनारे बैठा था जो भीख मांग रहा था। राजा को उस पर दया आई और उसने उस भिखारी को कुछ सिक्के दे दिए। लेकिन जब कुछ महीनों बाद फिर वही रास्ता लिया तो भिखारी फिर वही बैठा था और भीख मांग रहा था। राजा ने मंत्रियों से पूछा, यह क्या बात हुई? मैंने उसे धन दिया था, फिर भी वह वही गरीबी क्यों झेल रहा है? मंत्रियों ने कहा, महाराज, भिखारी ने वह धन व्यर्थ की वस्तुओं पर खर्च कर दिया। उसने उस धन को एक निवेश नहीं माना, इसलिए फिर वही जीवन दोहराया। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो धन को अवसर समझकर उसे उगाता है, दूसरा जो धन को जलावन समान जलाकर खत्म कर देता है। फिर मंत्री ने एक अन्य गरीब व्यक्ति की कथा सुनाई जो अनपढ़ था मगर बुद्धिमान था। उसे धन नहीं मिला था, लेकिन उसे एक फूलों की टोकरी दी गई। वे उस टोकरी को मंदिर के सामने बैठकर फूल बेचने के लिए ले गया। धीरे धीरे फूलों के व्यापार से वह संपन्न और सफल हो गया। इस कहानी में छुपा था ज्ञान, अमीर बनने का रहस्य। वह केवल धन पाने में नहीं, बल्कि उसे सही स्थान पर लगाने, अवसरों को पहचानकर उनका सदुपयोग करने में है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, देखो बेटा, धनवान बनने का पहला नियम अवसर सृजन है। जो आदमी खुद अवसर पैदा करता है वही जीवन में सफल होता है। यह सिर्फ पैसों के झुंड जमा करने की बात नहीं है, बल्कि चतुर बौद्धिक और व्यवहारिक सोच का खेल है। उन्होंने समझाया कि हर व्यक्ति के जीवन में न जाने कितने अवर्णनीय अवसर होते हैं, जिन्हें पहचानना और ग्रहण करना उसके हाथ में होता है। किसान जो वर्षा से पहले बीज बो देता है, उसी का हरियाले खेत होता है। व्यापारी जो बाजार में छुपी मांग को देखता है, वह समृद्ध होता है। चाणक्य ने कहा, गरीब वह होता है जो केवल धन की उम्मीद करता है, लेकिन अवसरों को नहीं देख पाता। अमीर वही है जो हर परिस्थिति में लाभ की संभावना तलाशता है, चाहे वह युद्ध की तैयारी हो या व्यापार की चतुराई। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, मैं सीखना चाहता हूं कि कैसे मैं अपनी आंखें खोलूं, कैसे मैं अवसरों को पहचान सकूं। चाणक्य ने उत्तर दिया, सबसे पहले अपने मन की सीमाएं दूर करो। हर दिन अपनी सोच को विस्तृत करो, नए विचारों का स्वागत करो। जीवन में हर परिस्थिति कुछ नया सिखाती है। जो सोच सीमित रहता है वह अवसरों को छुपा पाता है। सोचो, यदि किसी नगर में नया व्यवसाय या जरूरत पैदा हो रही है तो उसमें तुम कैसे योगदान दे सकते हो? उन्होंने आगे कहा कि विदेश व्यापार, नए ज्ञान की खोज, सामाजिक संपर्क और साहसिक कदम, ये सभी अवसरों का निर्माण करते हैं। चाणक्य ने उदाहरण दिया कि कैसे युद्ध के मैदान में एक कुशल सेनापति शत्रु की कमजोरी को अवसर में बदल देता है। चंद्रगुप्त ने समझा कि समृद्धि न तो भाग्य से आती है और न ही किसी चमत्कार से, वह कर्म और बुद्धिमत्ता का योग है। उसने प्रण लिया कि वह अवसरों के प्रति सतर्क और फिराकदार रहेगा। चाणक्य ने कहा, अगली बार हम कर्म की शक्ति पर चर्चा करेंगे। तभी तुम समझ पाओगे कि केवल अवसर पहचानना ही काफी नहीं, उनका सही उपयोग करना भी चाहिए। चंद्रगुप्त ने घूंघट उठाकर गुरुदेव चाणक्य की ओर देखा और बोला, गुरुदेव, यदि अवसर देना ही पर्याप्त है तो भिखारी जो फूलों की टोकरी लेकर बैठा था वह कैसे सफल हुआ? क्या उसकी मेहनत और कर्म का कोई महत्व नहीं? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच बेटा, अवसर अकेले कुछ नहीं करता। वह केवल अवसर की खान है। पहचानना जरूरी है, पर उससे सोना निकालना तुम्हारा कर्म है। कर्म वह तप है
जो आकांक्षा के अंधकार को दूर करता है और सफलता की किरण को प्रज्वलित करता है। फिर उन्होंने शांत आवाज में कहा, देखो चंद्रगुप्त, जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि लोग अपना सफल निष्फल होना भाग्य या किस्मत के नाम कर देते हैं। भाग्य एक काल्पनिक छत है, वह छाया दे सकता है या नहीं भी, पर ऊपर चढ़ना तुम्हारे कदमों की मेहनत से होता है। चाणक्य ने एक कहानी गढ़ी। एक बार एक युवा कारीगर था जो अपनी कला में अविश्वसनीय था। उसके बनाए हुए विशिष्ट हथियार दूर दूर के राज्य में प्रसिद्ध थे, पर एक वर्ष बाजार में उसकी कला की मांग घट गई। अनेक लोगों ने कहा कि उसका भाग्य खराब हो गया, पर वह कारीगर निराश नहीं हुआ। उसने नई तकनीक सीखी, अपने हथियारों को बदलकर और बढ़िया बनाया और नए बाजार तलाशे। हिम्मत और परिश्रम ने उसे फिर से बाजार में स्थापित किया। चंद्रगुप्त को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि कर्म का यह तप ऐसा क्या जादू करता है। चाणक्य ने समझाया, यह जादू नहीं बेटा, कर्म की अग्नि है जो धैर्य और लगन से बुझती नहीं। जब भी संकट आए, वही व्यक्ति जिसकी मेहनत सबसे अधिक होती है वह अंधकार को पार कर आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा, भाग्य पर विश्वास करने वाला व्यक्ति ठहर जाता है, अपने हाथों की ताकत पर विश्वास करने वाला बढ़ता है। गरीबी या असफलता का मूल कारण आलस और भाग्य को दोष देना है, न कि परिस्थिति। चंद्रगुप्त ने अपने मन में सोचा कि वह व्यक्ति क्या होगा जो हर दिन सुबह उठकर अपने स्वप्नों के लिए आग जलाए रखता है, जो हर कठिनाई को चुनौती समझकर हार नहीं मानता। उसने स्वयं से कहा, मैं वो बनूंगा। फिर चाणक्य ने आगे कहा, बुद्धिमान व्यक्ति अपने कर्म को स्वयं भगवान मानता है, हर दिन स्वरचित लक्ष्य के प्रति अभियान चलाता है। उस कर्म के बिना मनुष्य अकिंचन है। जैसे तलवार बिना तेज किया जाए वह युद्ध में काम नहीं आती। चाणक्य ने कहा कि इस संसार में जो लोग मेहनत से नहीं डरते वे किसी भी परिस्थिति में अपनी किस्मत खुद बना लेते हैं। युद्ध के मैदान हो या व्यापार की दुनिया, कर्म सबसे बड़ा शस्त्र है। जो अपने आचरण, अपने व्यवहार और अपने प्रयास से इतिहास बनाते हैं वे कर्म के महान योद्धा होते हैं। यदि तुम्हें धन चाहिए, सफलता चाहिए, तो अपने कर्म पर विश्वास करो, अपनी शक्तियों का सदुपयोग करो और निरंतर कार्य करते रहो। चंद्रगुप्त की आंखों में नई चमक आई। उसने गहरी सांस लेकर प्रण किया कि वह कर्म की अग्नि में खुद को तपाएगा, वह अपने भाग्य को खुद बनाएगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के मन में उठ रहे दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न को सुना। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, हमने सुना है कि केवल धन कमाना पर्याप्त नहीं है, उसे सही जगह पर लगाना जरूरी है। धन की वह आदत क्या है जो अमीरों और गरीबों को अलग करती है? चाणक्य ने अपने अनुभव की गहराई से इस सवाल का उत्तर दिया। धन वह बीज है जिसके सही निवेश से वृक्ष उगता है, फल खिलता है और छाया मिलती है। लेकिन जब वही बीज व्यर्थ उड़ाया जाए तो न तो पेड़ बनेगा और न फल मिलेगा। उन्होंने कहा, अमीर व्यक्ति जिस जमीन को चुनता है वह उसकी समझ और दूरदर्शिता दर्शाती है। वह जानता है कि आज की छोटी बचत या निवेश कल की बड़ी पूंजी बन सकती है। फिर उन्होंने उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि कैसे अनेक छोटे छोटे व्यापारी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा नए व्यापार, शिक्षा या कौशल में लगाते हैं और समय के साथ उनका धन बढ़ता जाता है। चाणक्य बोले, तुम सोचो, किसान जब बीज बोता है वह सोचता है कि भविष्य में उसे क्या फसल मिलेगी। अगर बीज खराब होगा या सही भूमि में नहीं दिया जाएगा तो परिणाम भी खराब होंगे। वैसे ही धन का निवेश भी सतर्कता और योजना मांगता है। उन्होंने बताया कि निवेश केवल धन का नहीं बल्कि समय और कौशल का भी होना चाहिए। वह अपने छात्रों को यह समझाते कि जो व्यक्ति अपने समय को सीखने, सुधारने और नई कला प्राप्त करने में लगाता है वह भी अपने जीवन में निवेश करता है। एक अमीर व्यक्ति के लिए धन ही नहीं, उसका समय और ज्ञान भी निवेश है। निवेश से ही वृद्धि होती है और वृद्धि से समृद्धि। चंद्रगुप्त ने पूछा, यदि कोई अपनी सारी कमाई खर्च कर देता है और निवेश नहीं करता तो क्या वह कभी अमीर बन सकता है? चाणक्य ने गंभीर होकर कहा, नहीं बेटा, धन जो व्यर्थ खर्च किया जाए वह जलता हुआ पोंगा है। जो व्यक्ति तात्कालिक सुख में फंसा रहता है उसका कल बर्बाद होता है। अमीर वह है जो आज का संतोष छोड़कर कल के लिए योजना बनाता है। उन्होंने कहा, यह दूरदर्शिता सफलता का स्तंभ है।
दृष्टि जहां केवल आज में टिकी रहती है, वह व्यक्ति कभी महान नहीं बन पाता। तुम्हें भविष्य की योजना के लिए भी तत्पर रहना होगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि समृद्धि केवल बड़ी आय का फल नहीं, बल्कि सही निवेश और दीर्घकालिक योजना का परिणामी फल है। समय के साथ जो निवेश बढ़ता है, वही व्यक्ति समृद्ध कहलाता है। इस विषय पर चाणक्य ने एक और कथा बताई। एक व्यापारी था जो अपनी पूर्ण आय तुरंत खर्च कर देता था। वह सुखी दिखता था, लेकिन दिन के अंत में वह नया दिन बिना किसी बचत या सुरक्षा के मिलता था। उसकी संपत्ति छोटा सा झरना था जो सूख गया। वहीं एक दूसरा व्यापारी जो प्रत्येक रोज थोड़ा थोड़ा बचाता और नए व्यापार में लगाता, वर्षों बाद वह एक विशाल नदी बन गया। चंद्रगुप्त इन बातों को समझ रहा था कि अमीर बनने का रहस्य केवल कमाने में नहीं, बल्कि कमाई को संभालने और उसमें वृद्धि करने में है। चाणक्य ने अंत में कहा, याद रखो बेटा, धन एक शक्तिशाली हथियार है। यदि उसका सही उपयोग हो, यदि गलत दिशा में खर्च किया जाए, तो वह विनाश भी ला सकता है। इसीलिए निवेश करना, समझदारी से धन का प्रबंधन करना और दूरदर्शी योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य का संगम उस छोटे से जंगल में बनी कुटिया में हुआ। चंद्रगुप्त ने अपने गुरुदेव के चरणों में शीश नवाकर कहा, गुरुवर, जब मैं आपसे दूर था और आपसे निराश था, तब भी मैं जानता था कि मेरे जीवन में आपने जो स्थान बनाया है वह सर्वोपरि है। अब मैं आपका पूर्ण समर्पित शिष्य हूं। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, एक शिष्य के लिए गुरु की आज्ञा सर्वोच्च होती है। यदि तुमने मुझे समर्पित नहीं किया होता तो न मैं चाणक्य होता और न तुम मगध का सम्राट। हमने मिलकर ही इस देश को एक नया स्वरूप दिया है। अब मेरा यह कार्य समाप्त हुआ और मैं सन्यासी बनकर मोक्ष की ओर बढ़ना चाहता हूं। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुवर, आपकी अनुपस्थिति में राज्य कैसे चलेगा? मैं आपकी तुलना में कम हूं। मेरा साम्राज्य केवल आपका मार्गदर्शन होने पर ही सफल हो सकता है। चाणक्य ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, राजन, मैं जानता हूं कि तुम अपनी जिम्मेदारी समझते हो, लेकिन अब तुम्हें दूसरा चाणक्य चाहिए जो तुम्हें मार्गदर्शन दे सके। मेरा नाम सुरक्षित है, लेकिन मेरा कार्य पूर्ण हुआ। इसलिए मैंने अमात्य राक्षस को तुम्हारे राज्य प्रबंधन का सहायक नियुक्त किया है। वह उस काबिल और देशभक्त व्यक्ति का नाम है जो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। चंद्रगुप्त ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, क्या वह अमात्य राक्षस यह प्रस्ताव स्वीकार करेगा? हम दोनों के बीच मतभेदों के कारण मेरे लिए वह कठिन रहेगा। चाणक्य ने पत्नी की तरह पीठ दिखाते हुए कहा, नहीं, पर एक चाणक्य ही दूसरे चाणक्य को मना सकता है। तुम इसे समझो और तैयार रहो, जल्द ही हमें उसे अपने साथ जोड़ना होगा। चंद्रगुप्त ने राष्ट्रीय समारोह की तैयारियां शुरू कर दी, जो मगध और समस्त भारत की एकता का प्रतीक होगा। देश भर के राजाओं को निमंत्रण भेजा गया ताकि एकता का संदेश दिया जा सके। चाणक्य ने अपने सभी गुप्तचर राक्षस की खोज में लगा दिए। थोड़े ही दिन में सूचना मिली कि राक्षस एक दूरस्थ स्थान पर छिपा हुआ है। चाणक्य वहीं पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, हे महामात्य राक्षस, मैं तुम्हें आदर पूर्वक पाटलिपुत्र वापस ले जाने आया हूं। तुम्हारी विद्वत्ता और देशभक्ति अब भी हमारे लिए अमूल्य है। राक्षस ने आश्चर्य और दुख के भाव से कहा, मैं अब कुछ नहीं, मेरा स्वामी मरा और मेरा राज्य किसी और के हाथ है। यदि मुझे मरना है तो मुझे यहीं कर दो, लेकिन पाटलिपुत्र में ले जाकर मुझे अपमानित मत करो। चाणक्य ने कहा, मित्र, यदि मैं तुम्हें मौत देना चाहता तो यहां ना आता। तुम्हें बंदी बनाकर नहीं, सम्मान के साथ वापस लाना है। तुम्हें हमारे शासन में स्थान चाहिए, इसलिए मैं पुनः आमंत्रित कर रहा हूं। काफी समझाने और बातचीत के बाद आखिरकार राक्षस तैयार हुए और महामात्य के पद पर आसीन हो गए। राष्ट्रीय समारोह के दिन पाटलिपुत्र में विशाल जलसा हुआ। देश विदेश के अनेक शासक, सैनिक और जनप्रतिनिधि एकत्र हुए। चाणक्य और चंद्रगुप्त मंच पर विराजमान थे। उनका गठबंधन और विजय का सूत्र सार्वजनिक होते ही देश में उत्सव का माहौल फैल गया। चाणक्य ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि उपलब्धि केवल सेना की ताकत से नहीं, बल्कि नीति, संयम और न्याय के माध्यम से संभव हुई है। चंद्रगुप्त ने कहा कि वह जनता का सेवक होगा और देश को समृद्धि की ओर ले जाएगा। इस दिन एक नया युग आरंभ हुआ। अखंड भारत की नींव पड़ी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर मगध के भ्रष्ट नंद वंश को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। नंदों का शासन अत्याचारी था और जनता उनसे त्रस्त थी, परंतु उनकी शक्ति इतनी भारी थी कि कोई भी सीधे उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता था।
चाणक्य ने शपथ ली थी कि वह नंद वंश के अत्याचार को समाप्त करेगा और देश में न्याय और समृद्धि स्थापित करेगा। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि विजय केवल बल से नहीं बल्कि दिमाग और नीति से भी हासिल होती है। चंद्रगुप्त ने अपने छोटे से सेना के साथ कई बार संघर्ष किया। वह शत्रुओं के कमजोर पहलुओं की खोज करता और रणनीति बनाकर उनसे लड़ता। संघर्ष कठिन था पर उसका हौसला दृढ़ था। चाणक्य ने कहा, युद्ध केवल तलवार से नहीं बुद्धि से जीता जाता है। हमें न केवल अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देना होगा बल्कि शत्रु के मनोबल को भी तोड़ना होगा। उन्होंने चंद्रगुप्त को प्रेरित किया कि वह अपने भीतर की शक्ति पहचाने और हर कठिनाई को अवसर समझे। धीरे धीरे चंद्रगुप्त की सेना बढ़ने लगी और वे नंदों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार हुए। उस समय सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने भारत के पूर्वी हिस्से पर अधिकार जताया और चंद्रगुप्त के लिए एक और चुनौती बन गया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के मार्गदर्शन में दोनों शत्रुओं नंद वंश और सेल्यूकस का सामना किया। कुछ वर्षों की लड़ाई और संघर्ष के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराया और मगध का सम्राट बना। इस विजय से भारत में एक नया युग प्रारंभ हुआ जिसे अखंड भारत कहा गया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सेना का प्रबंधन करते हुए उसे राजनीतिक समझदारी और शासकीय कला सिखाई। चंद्रगुप्त ने अपने शासन में न्याय और समानता स्थापित की जिससे जनता में विश्वास और समृद्धि बढ़ी। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त की शक्ति को स्वीकार किया और उनसे शांति संधि की। विवाह आदि संबंधों के माध्यम से दोनों ने मैत्री स्थापित की और चंद्रगुप्त ने भारत के पश्चिमी इलाकों को सुरक्षित किया। युद्ध के मैदान से निकलकर चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र की पुस्तक को जारी किया जिससे शासन और प्रबंधन के सिद्धांत जनता तक पहुंच सके। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश को हराने के बाद भारत के अधिकांश हिस्सों पर काबू पा लिया था, परंतु अब एक बड़ी चुनौती सामने थी, सेल्यूसिड साम्राज्य, जो सिकंदर महान के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के अधीन था। यह साम्राज्य उत्तरी पश्चिमी भारत और सिंधु घाटी के क्षेत्रों पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता था। सेल्यूसिड साम्राज्य ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए चंद्रगुप्त के विरुद्ध 305 ईसा पूर्व एक सैन्य अभियान शुरू किया। इस संघर्ष को सेल्यूसिड मौर्य युद्ध कहा जाता है, जिसमें दोनों पक्षों ने काफी लड़ाई लड़ी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बुद्धि और रणनीति से लड़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा, सैनिकों की संख्या से बढ़कर सामरिक बुद्धिमत्ता ही वास्तविक शक्ति है। हमें अपने दुश्मनों के मनोबल को भी तोड़ना होगा। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को प्रशिक्षण दिया और दुश्मन के आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। युद्ध के बाद सेल्यूसिड साम्राज्य ने सिंधु और आसपास के कई क्षेत्रों को चंद्रगुप्त को सौंप दिया। साथ ही दोनों साम्राज्यों के बीच शांति संधि का आयोजन हुआ। इस संधि के अनुसार सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 500 युद्ध हाथी दिए, जो बाद में पश्चिम में लड़ाइयों में महत्वपूर्ण रहे। इसके अलावा चंद्रगुप्त ने मैसेडोनिया की राजकुमारी बेरेनिके से विवाह किया, जिससे दोनों साम्राज्यों के बीच मजबूत राजनयिक संबंध स्थापित हुए। यह समझौता मौर्य साम्राज्य को पश्चिमी और उत्तरी भारत तथा वर्तमान अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक विस्तारित करता है और भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय और समझौते से भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का युग आरंभ हुआ। उनकी दूरदर्शिता और चाणक्य के नेतृत्व में बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए मॉडल का